नमस्कार, मैं रुद्र दिवाकर पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका रुद्रा ऑनलाइन क्लास में। आज की वीडियो क्लास स्किप मत करिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 से इस बार आने वाला जो लॉन्ग आंसर है अनुलेखन के बारे में। आज की वीडियो में हम कंप्लीट रूप से प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनुलेखन कैसे होता है, अनुलेखन क्या है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन कैसे होता है या किस प्रकार होता है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ साथ में यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं तो अपने ज़िला का नाम हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे कि आप एक परमानेंट सदस्य की तरह हमारे चैनल से लाभ ले सके। चलिए बात करते हैं अनुलेखन क्या होता है। अनुलेखन को इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और हमने सेंट्रल डोग्मा पढ़ते समय यह देखा था कि जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर ही सूचना होती है प्रोटीन के निर्माण की, लेकिन डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है। सबसे पहले डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और फिर यह आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। अर्थात कहने का मतलब है कि डीएनए से आरएनए बनता है और डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ही या प्रक्रिया को ही हम अनुलेखन कहते हैं। चलिए परिभाषा देखते हैं। तो डीएनए में GCAT, ए मतलब एडेनिन, सी मतलब साइटोसिन, जी फॉर ग्वानिन और टी फॉर थाइमिन। लिपि में आबद्ध प्रोटीन संश्लेषण की सूचना को आरएनए में ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्योंकि थाइमिन डीएनए में होता है जबकि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। तो हमने देखा कि डीएनए को आरएनए लिपि में कन्वर्ट कर देते हैं और यही प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। तो GCAU लिपि में अनुलिपीकरण की क्रिया को ही अनुलेखन या लिप्यांतरण या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सीधी और साधारण भाषा में डीएनए का जो हेलिक्स होता है उसका जो विन्यास होगा वो होता है GCAT के रूप में, जबकि डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसमें होते हैं जो नाइट्रोजनस क्षारक होते हैं वो होते हैं GCAU। तो GCAT से GCAU में लिप्यांतरण को ही ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और इस प्रोसेस को एक सार के रूप में आप देख सकते हैं। और ये प्रोसेस तो हमने पहले ही पढ़ा है कि डीएनए अपनी कई कॉपीज़ को बनाता है। इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी यदि आपने नहीं पढ़ा है तो जा करके चैनल की प्लेलिस्ट से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और डीएनए से जो आरएनए बनता है, स्पेशली एमआरएनए, उस प्रोसेस को ही हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। चूँकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में अलग अलग प्रकार का होता है तो इसको भी समझना बेहद ज़रूरी है। चलिए जानते हैं अनुलेखन का समय व स्थान क्या है। तो अनुलेखन कोशिका के केंद्रक के अंदर होता है। यह कोशिका चक्र की इंटरफेज की G1 व G2 उप अवस्थाओं में पाया जाता है। जब आपने फर्स्ट ईयर में सेल साइकिल पढ़ा होगा तो उसमें इंटरफेज की G1 व G2 उप अवस्थाओं को ज़रूर देखा होगा और इसी के दौरान होता है अनुलेखन। पूर्व केंद्रीय अर्थात इसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में यह चूँकि न्यूक्लियस होता ही नहीं है तो यह प्रक्रिया जो होती है वह होती है कोशिका द्रव्य में, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में आप साथ साथ में कंसेप्ट समझते जाएं जिससे आगे आपको प्रॉब्लम जनरेट ना हो। तो जो यूकैरियोटिक होंगे उनमें न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस के अंदर होती है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें कोशिका द्रव्य में प्रोसेस होती है। अनुलेखन की खोज किया था 3 वैज्ञानिकों ने और वो थे होरोविट्ज, विज और स्टीवेंस। होरोविट्ज, विज एंड स्टीवेंस नाम के 3 वैज्ञानिकों ने अनुलेखन की प्रक्रिया की खोज किया था और आरएनए संश्लेषण की पूरी प्रोसेस को समझाया था। चलिए देखते हैं कि अनुलेखन के लिए कौन कौन सी सामग्री बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहले होना चाहिए एंजाइम और वह एंजाइम होना चाहिए आरएनए पॉलीमरेज तथा इससे जुड़ा हुआ एक सिग्मा फैक्टर। आगे हम जानेंगे कि ये सिग्मा फैक्टर क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सिग्मा फैक्टर। फिर होना चाहिए हमारे पास डीएनए सांचा या डीएनए टेम्पलेट। फिर होना चाहिए चारों प्रकार के राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट होने चाहिए, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और यूटीपी, चारों प्रकार के राइबो न्यूक्लियोटाइड के ट्राईफॉस्फेट होने चाहिए। और हमारे पास कोई धातु आयन भी होना चाहिए जैसे Mg++ या मैग्नीज++ सहकारक के रूप में, कोफैक्टर के रूप में इसको हम यूज करेंगे।
चलिए अब बात करते हैं बेहद महत्वपूर्ण बिंदु अनुलेखन की क्रियाविधि की, कैसे अनुलेखन होती है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो इसको हम दो भागों में पढ़ते हैं, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक जीवों में और फिर पढ़ेंगे यूकैरियोटिक जीवों में। देखिए जो अनुलेखन होती है, अनुलेखन प्रक्रिया का ही अर्थ है डीएनए से एमआरएनए की कॉपी का बनना, और यह 3 रूपों में होती है। सबसे पहला होता है सूत्रपात या इसको इनिशिएशन कहते हैं, फिर इलांगेशन होता है, फिर टर्मिनेशन। अर्थात सबसे पहले प्रक्रिया स्टार्ट होती है, फिर एमआरएनए की जो चेन है या श्रृंखला है वो लंबी होती है, और इसके बाद वह श्रृंखला डीएनए से अलग हो जाती है, अर्थात टर्मिनेट हो जाती है। चलिए तीनों प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है इनिशिएशन। तो डीएनए से आरएनए बनने में एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, चूँकि हमने पहले ही आवश्यक सामग्री में इसको लिखाया है, आरएनए पॉलीमरेज अहम भूमिका निभाता है। जैसे ही डीएनए के प्रोत्साहक प्रमोटर से जुड़ता है, डीएनए में एक ट्रांसक्रिप्शन बबल यानी छोटा सा गुब्बारे की भांति ऐसे ही बन जाता है। आगे संरचना भी आपको समझाएंगे जिसमें हम पूरा डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। तो एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाता है। अब आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ाने का कार्य सिग्मा फैक्टर करता है, जो हमने सिग्मा लिया था, अर्थात यह जुड़ जाता है डीएनए के प्रमोटर से। कौन? आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है प्रोमोटर से, जिसको प्रोत्साहक हिंदी में बोलते हैं, और ये एकदम सबसे निकटतम स्थल पर होते हैं। जो सबसे दूर स्थल पे होते हैं वो टर्मिनेशन स्थल होते हैं। अभी इसको फिगर में आप अच्छे से समझने वाले हैं। तो प्रोमोटर से जुड़ जाता है, डीएनए में एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाता है। अब आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ाने का कार्य सिग्मा करता है, और सिग्मा उसको बढ़ाता रहता है पॉलीमरेज को, जिससे ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात सिग्मा बाहर निकल जाता है। इसीलिए सिग्मा को इनिशिएशन फैक्टर कहते हैं। तो क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि इनिशिएशन फैक्टर कौन होता है, तो इसका आंसर आपको सिग्मा लगाना है। नेक्स्ट इलांगेशन, इसे हिंदी में दीर्घीकरण कहते हैं। अर्थात अब क्या होगा कि पॉलीमरेज आगे आगे जाएगा और चेन खुलती जाएगी डीएनए की, और उससे कॉपी बनती रहेंगी किसकी? एमआरएनए की। देखते हैं तो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज ही दीर्घीकरण का कार्य करता है। जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पर आगे बढ़ता रहता है, डीएनए आकुंडलन व द्रवण होता रहता है। आकुंडलन, चूँकि डीएनए सुपर क्वाइल्ड होता है, तो एमआरएनए जो होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, एमआरएनए बनने से पहले उसको क्या करता है? खोलता है। जब उसको खोलता है तभी जा कर के एमआरएनए की कॉपी बनेंगी। इस प्रकार आरएनए पॉलीमरेज पूरकता के नियम का पालन करते हुए, पूरकता के नियम का पालन करने का मतलब GCA और U का जो अनुपात है वो कंप्लीट रखता है। जैसे डीएनए में थायमीन था, ऐसे इसमें यूरेसिल रहेगा एमआरएनए चेन में। करते हुए चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड का उपयोग करता है और आरएनए की नई श्रृंखला बना देता है। किस दिशा में? 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में करता है। दीर्घीकरण के दौरान निर्माण में 5 प्राइम टू 3 प्राइम में एमआरएनए बनता है, और इसके दौरान आरएनए का केवल एक छोटा सा भाग डीएनए से जुड़ा रहता है। शेष भाग जो होता है वह डीएनए से पृथक हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं फिगर, फिर टर्मिनेशन के बारे में जानते हैं। तो देखेंगे इनिशिएशन प्रोसेस। इनिशिएशन प्रोसेस में हमने समझा था कि आरएनए पॉलीमरेज आता है और डीएनए में, आप थोड़ा समझिएगा, डीएनए में यहाँ हमने अलग अलग कलर से दिखाए हैं। यह 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, और इसे बोला जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और यहाँ है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। इसको बोला जाता है कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड। तो कभी भी इससे एमआरएनए की कॉपी नहीं बनती है, हमेशा बनती है तो टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनती है, अर्थात 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले स्ट्रैंड से बनती है। आप जब भी एग्ज़ाम में बनाएंगे तो इसको अलग अलग कलर से ही दर्शाएंगे। या तो आप ध्यान रखिएगा फिगर बनाते समय कि जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है उससे ही एमआरएनए की कॉपी बननी चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये आकर के इससे जुड़ रहा होता है, और ये भाग है प्रमोटर। प्रमोटर कहाँ होता है? यहाँ पर सबसे निकटतम स्थल होता है। जैसे ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू
जो 3 प्राइम है वहाँ के सबसे निकटतम स्थल में होता है प्रोत्साहक, जिसे प्रोमोटर बोलते हैं, और इससे आकर के आरएनए पॉलीमरेज इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। अब इसके बाद चूंकि इसको आगे ऐसे से पहुंचना होता है और जो कॉइलिंग है उसको खोलना होता है, तो उसमें काम करता है सिग्मा फैक्टर, और सिग्मा फैक्टर आगे की ओर इसको धक्का देता रहता है। और इसके बाद प्रोसेस होती है इलांगेशन। इलांगेशन में हमने समझा था, इलांगेशन की प्रोसेस में आपने जाना था कि जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज डीएनए में आगे बढ़ता है, डीएनए का आकुंडलन होता रहता है, और आरएनए पॉलीमरेज ही क्या करता है, चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड का यूज करता है, और इसके बाद एमआरएनए की कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है। और हम देख सकते हैं कि ये आगे की ओर खिसकता जा रहा है। और इसके बाद यहाँ ध्यान देंगे, ये चूँकि इस कॉपी से बनना नहीं है, तो इस वाले कॉपी में जो क्रम होगा, जैसे ए सी जी टी, ये डीएनए की कॉपी है, तो इसका उल्टा वहाँ पर बनेगा। क्या क्या बनेगा आप देखिए ध्यान से। तो क्या कहते हैं, ए की उल्टा क्या होना चाहिए, थायमीन होना चाहिए, तो वहाँ थायमीन की जगह क्या है, यूरेसिल है, तो यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, और टी का उल्टा वहाँ थायमीन की जगह पर क्या होगा, एडेनिन, तो एडेनिन तो उसमें होता ही है। तो इस प्रकार से एमआरएनए की कॉपी बनाता रहता है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहता है, एमआरएनए की जो कॉपी है वो नीचे की ओर खिसकती रहती है। केवल एक छोटा सा भाग, बहुत इजी वे में लिखिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे ट्रांसक्रिप्शन समझना चाहें तो आपको बहुत समय लग जाएगा सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन समझने के लिए। तो बहुत ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए आप उतना मैटर ज़रूर समझ लीजिए, जिससे एग्ज़ाम में आपको पूरे के पूरे नंबर ज़रूर मिल जाएं। तो आपको यहाँ ये लिख देना होता है कि जैसे जैसे ये प्रोसेस बढ़ती रहती है, आरएनए की श्रृंखला अलग होती रहती है, केवल छोटा सा भाग डीएनए से जुड़ा होता है, बाकी की श्रृंखला अलग होती चली जाती है। अब बात करते हैं टर्मिनेशन की। तो टर्मिनेशन कहाँ पर होता है, ये सबसे इंड भाग में एक टर्मिनेशन पॉइंट पाया जाता है, जहाँ पर आने के पश्चात जो ये आरएनए पॉलीमरेज है वो बाहर हो जाता है, और इसके बाद ये जो एमआरएनए की कॉपी बनी हुई है वो अलग निकल जाती है एमआरएनए की कॉपी, और इस प्रकार डीएनए से एमआरएनए का निर्माण हो गया है। अब यही एमआरएनए जाकर के प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेगा, चूँकि कोडिंग जो इसकी है उसी की तरह है ना, डीएनए से ही बना हुआ है, बस इसमें जहाँ पर थायमीन था उस जगह पर यूरेसिल लगा हुआ है, और ये जाकर के वही सूचना प्रोटीन संश्लेषण में करेगा। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें स्पेशल रूप से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक RH या रो फैक्टर भी पाया जाता है, जो कि टर्मिनेशन पॉइंट पर कार्य करता है। सिग्मा, ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि टर्मिनेशन फैक्टर का कौन काम करता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, तो टर्मिनेशन फैक्टर का काम करता है रो फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर होता है, जबकि सिग्मा फैक्टर जो होता है वह इनिशिएशन फैक्टर होता है। चलिए जान लेते हैं कि इनमें टर्मिनेशन कैसा होता है और उसकी थ्योरी आप कैसे लिखेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में टर्मिनेशन कैसे होता है, जिसको हमने समझा है। तो जीन के दूरस्थ सिरे पर उपस्थित समापन स्थल जो होता है, टर्मिनेशन साइट पर पहुंचने वाला डीएनए श्रृंखला से अलग हो जाता है और आरएनए का संश्लेषण समाप्त हो जाता है। समापन स्थल पर नाइट्रोजनस क्षारकों का क्रम विलोमपदी होता है, अर्थात आगे तथा पीछे दोनों ओर समान होता है, जैसे CG 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 C, या कह सकते हैं AT 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 A, दोनों तरफ आप देख रहे हैं समान होता है। और ये प्रोसेस आप लिखेंगे जिस तरह हम प्रोकैरियोटिक में जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो आप कंप्लीट कर लेंगे, और लास्ट में एक पॉइंट आप चाहेंगे तो एग्जाम में लिखेगा, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। ई कोलाई बैक्टीरिया में श्रृंखला समापन के लिए एक विशेष प्रोटीन होता है जिसे रो फैक्टर कहा जाता है, जिसे अभी हमने स्ट्रक्चर में समझा था। तो ये हमने पढ़ लिया है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में टर्मिनेशन की प्रोसेस पर। अब हम चर्चा करेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कैसे होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन की जो प्रक्रिया होती है वह प्रोकैरियोटिक की अपेक्षा बहुत ज़्यादा जटिल होती है, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बनते थे एमआरएनए वो एज इट इज प्रोटीन संश्लेषण में भाग ले लेते थे। जैसे यदि आप नल से डायरेक्ट पानी निकालें और पी लें
जिसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ भी होती हैं। लेकिन जब यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करते हैं तो उसमें जो mRNA बनता है उसका प्रोसेसिंग भी होता है, अर्थात उसका फिल्ट्रेशन भी होता है। उसमें बहुत सारे ऐसे भाग जो अनयूजुअल होते हैं, अर्थात जिनका कोई यूज नहीं होता है, उनको अलग कर दिया जाता है, और जो यूजफुल होते हैं उनको ही प्रोटीन संश्लेषण में भाग में लाया जाता है। तो ये प्रोसेस चलती है और इस प्रोसेस को प्रोसेसिंग कहा जाता है। और इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में न जानते हुए जिस हिसाब से आपको एग्ज़ाम में लिखना है उस पर चर्चा करते हैं। तो आपको लिखना होगा, हेडिंग डालना होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन केंद्रक के अंदर होता है। चूँकि हमने कहा था यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक होता ही नहीं है, तो कोशिका द्रव्य में होता है। इनमें mRNA में दो विशेष प्रकार के खंड पाए जाते हैं। एक होते हैं एक्सान, इनमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है। दूसरा होता है इंट्रॉन्स, इनमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचना नहीं होती है। एक्सान में प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है और इंट्रॉन में नहीं होती है। स्टार्टिंग में जो mRNA बनता है उसकी प्रोसेसिंग होती है, जिसके दौरान काफ़ी एंजाइम्स वर्क करते हैं। और इनमें जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है RNA पॉलीमरेज, वो भी 3 प्रकार का होता है, उस पर भी चर्चा हम आगे करेंगे। आगे बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन के दौरान बने mRNA, tRNA तथा rRNA अणुओं की प्रोसेसिंग होती है। इनमें 3 प्रकार के RNA पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं। जो फर्स्ट है, ये पूछा जा सकता है, इसको याद कर लीजिएगा, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, और इससे बनता है rRNA अर्थात राइबोसोमल RNA। और ये राइबोसोमल RNA 28 यस यूनिट होती है, राइबोसोम की 18 यस और 5.8 यस का संश्लेषण होता है। RNA पॉलीमरेज सेकेंड से mRNA का संश्लेषण होता है और RNA पॉलीमरेज थर्ड से tRNA का संश्लेषण होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो अनुलेखन की प्रक्रिया है इसे हम निम्न चित्र के अनुसार समझ सकते हैं। और ये फिगर हमने NCERT की बुक से लिया है, आप अपने बुक से भी समझ सकते हैं। इसमें देख सकते हैं आप 5' टू ये है 3', 5' टू 3' का नहीं होता है, अर्थात इससे mRNA नहीं बनता है। हमने बताया था mRNA बनता है 3' टू 5' से बनता है 3' टू 5'। और इसमें आप देख सकते हैं ये RNA पॉलीमरेज इसमें इंटर कर चुका है, जिससे बनता है, क्या बनता है, इससे बनता है mRNA की कॉपी बनती है। और mRNA की जो प्रतिलिपि बनती है वो प्रोसेस सेम जैसे प्रोकैरियोटिक में हो रही थी, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन तीनों प्रोसेस यहाँ होती है। लेकिन स्पेशल रूप से इसमें जो प्रोसेसिंग की है वही स्पेशल होता है, बाकी तो प्रोसेस सेम एट इजी जैसे उसमें था ऐसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है और वो है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होता है, इसमें कैपिंग और टेलिंग दो प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। तो होता क्या है कि DNA के अनुलेखन से जो सबसे पहला संश्लेषित RNA प्राप्त होता है, यह इसको कहा जाता है प्राथमिक प्रतिलेखनी या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स बोला जाता है, जिसे कई बार विषमांगी केंद्रकीय RNA के नाम से भी जाना जाता है। इसे HN-RNA भी बोला जाता है, हेट्रोजिनस न्यूक्लियस RNA। तो कभी HN-RNA कहीं लिखा मिल जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये वही हैं जो सबसे पहले बन के आए। इनको प्राथमिक प्रतिलेखनी अर्थात प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स या हम कह सकते हैं हेट्रोजिनस न्यूक्लियर RNA भी कहते हैं। और यह प्राथमिक प्रतिलेखनी जो होती है वो अक्रियाशील होती है, अर्थात ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्रियाशील नहीं होती है। और जो अक्रियाशील कह सकते हैं प्रतिलेखनी बनती हैं, उनके क्रियाशील mRNA का निर्माण करने के लिए इनमें स्प्लाइसिंग की क्रिया आवश्यक होती है। और इस क्रिया के अंतर्गत प्राथमिक प्रतिलेखनी में उपस्थित जो इंट्रॉन को काट कर निकाल दिया जाता है। चूँकि जो इंट्रॉन होते हैं आप देख सकते हैं उनमें सूचनाएं नहीं थी, इंट्रॉन्स में सूचनाएं नहीं, इनमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचना नहीं होती है, तो ये कोई कार्य का नहीं है। तो इसको क्या कर दिया जाता है, काट कर निकाल दिया जाता है। और इसके बाद जबकि एक्सान को सही क्रम में जोड़ दिया जाता है। संबंधन की इस प्रक्रिया को स्प्लाइसियोसोम की मदद से होती है यह प्रक्रिया, और यह एक काफ़ी जटिल प्रकार की प्रोटीन होती है स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम एक जटिल प्रकार का राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन है, ये भी आप जानकारी रखें। यह स्प्लाइसियोसोम इंट्रॉन को काट करके वह एक्सान को आपस में जोड़ देता है और इससे ही हमारा जो क्रियाशील है mRNA, फंक्शनल mRNA बन जाता है। आगे बात करें अगर तो प्रतिलेखनी, जो प्राथमिक प्रतिलेखनी होती है उसमें प्रोसेसिंग के दौरान दो मेन क्रियाएं होती हैं, वो भी आप समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता है, आप
बहुत हल्का लिखें लेकिन मेन पॉइंट्स लिखें। तो इनमें 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं और जिन्हें हम कहते हैं कैपिंग। कैपिंग का अर्थ होता है आच्छादन। आपके बुक में आप पढ़िएगा, आच्छादन से लिखा हुआ है। पहली प्रोसेस होती है कैपिंग, CAPPING, कैपिंग। और दूसरी प्रोसेस होती है टेलिंग। कैपिंग और टेलिंग की प्रोसेस होती है और इसके दौरान जो प्राथमिक प्रतिलेखनी बनती है, अर्थात ये जो बन रही है प्राथमिक प्रतिलेखनी के 5 प्राइम सिरे पर, ये 5 प्राइम सिरे है और इस सिरे पर एक ओर से असामान्य न्यूक्लियोटाइड जिसे बोला जाता है मिथाइल ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट आकर के जुड़ जाता है। और ये देखिए आप जुड़ गया है मिथाइल, यम फॉर मिथाइल, जी फॉर ग्वानोसिन, PPP, पी फॉर फॉस्फेट। तो PPP मतलब ट्राईफॉस्फेट आता है, जुड़ जाता है। और धीरे धीरे इस प्रोसेस को आप समझ सकते हैं कि इसमें से किसको बाहर निकाल दिया जाता है, एंट्रांस के जो भाग होते हैं उनको कट करके बाहर निकाल दिया जाता है। और चूंकि एग्जाम में ही सूचनाएं होती हैं किसकी, प्रोटीन संश्लेषण की, तो उनको आपस में बढ़िया से सेट कर दिया जाता है और इसके बाद एक फ्रेश जो है अच्छा mRNA बन जाता है जिससे कि आगे प्रोटीन की संश्लेषण प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार हमने सुकेंद्रीय और पूर्व केंद्रीय, जिसको कहता है प्रोकैरियोटिक, इनको कंप्लीट कर लिया। ऐसे तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी, आप चाहेंगे तो समझ सकते हैं, लेकिन हमने वो प्रोसेस आपको बता दिया है कि आप एग्ज़ाम में कैसा लिखेंगे और इसकी नोट्स भी अब जल्द उपलब्ध करा देते हैं। ये चैप्टर बहुत जल्द 1-2 दिन में मैं कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि ये चैप्टर एकदम बांध के रखता है हम लोगों को। और इस चैप्टर के ख़त्म होते ही हम लोग फ्री हो जाएंगे और रॉकेट की तरह हमारा कोर्स आगे चलेगा। आप चिंतित मत होइए और अब अभी के लिए बाय बोलते हैं आपको। और आप क्या करिएगा, इस प्रोसेस को ज़रूर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।